हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हमने धर्मवीर भारती के बारे में अध्ययन किया था, उनके साहित्य में योगदान के बारे में जाना था। तो उसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं उनके द्वारा लिखे गए निबंध ठेले पर हिमालय के लिए। तो ठेले पर हिमालय, ये शीर्षक थोड़ा सा आपको अजीब भी लगेगा और ये अपने आप में रोचक भी है। तो जैसे जैसे हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे हमें इसके शीर्षक की भी अच्छे से पहचान होती जाएगी। तो देखो बच्चों, ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। यानी जो लेखक है वो कह रहा है कि मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मुझे ये शीर्षक रखना चाहिए या नहीं, बैठे बिठाए मिल गए। यानी एक दिन मैं बैठा था, उसी समय मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे कि मेरे मन में ये शीर्षक कौंधा। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। यानी क्या कह रहा है कि मैं कल ही अपने पान की दुकान पर बैठ कर अपने एक उपन्यास मित्र के साथ क्या है चाय पी रहा था। तो उनसे सामने देखा कि ठेले पर बर्फ़ की सीलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। तो सामने से कौन आया? ठेले पर क्या है बहुत सारी बर्फ़ की सीलियाँ लाद कर एक बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। कौन सा मित्र? जो उसके साथ बैठा है, उपन्यासकार मित्र। तो उसका जन्म स्थान क्या है? अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। कहाँ की हैं वो मित्र? अल्मोड़ा की। तो उन्हें क्या है उन बर्फ़ की सिलियों को देख के किसकी याद आ गई? अपने जन्म स्थान की याद आ गई। तो उन्होंने कहा ये बर्फ़ की सिलियाँ ही क्या है, यही तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंधा और तभी अचानक से मेरे मन में ये शीर्षक ध्यान में आया कि ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो, यानी आपने अभी अभी कविताएं लिखनी शुरू की है, तो आप इसे ले जाएं। किसे ले जाएं? इस शीर्षक को ले जाएं और इस पर क्या है 200-300 पंक्तियां बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है। मौजू यानी ये शीर्षक बड़ा ही रोचक है, अच्छा है। तो इसके ऊपर आप क्या है इतनी बहुत सारी पंक्तियां भी लिख सकते हैं। और अगर नई कविता से नाराज़ हो, क्योंकि आज की जो नई कविताएं हैं वो बड़ी थोड़ी सी अजीब ढंग से लिखी जाती है, तो पुराने जो लेखक कवि हैं वो उनसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं। तो जो नई कविता हैं या सुललित गीतकार हो, यानी अच्छे गीतकार हो, तो भी आपसे गुंजाइश है कि इस बर्फ़ को डांटो कि उतर आओ। यानी इस बर्फ़ को डांटो कि तुम ज़मीन पे आओ और क्या है ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। यानी ये कवियों, जो आज के कवि है, उन्हें संबोधित कर रहा है कि तुम अपने आप पे इतना गर्व किस लिए कर रहे हो। और नए कवियों, यानी तुम्हें अपने कवित्व पर जो गर्व है ये अच्छी बात नहीं है। तुम ज़मीन पर आओ और ये जो ठेले पर लदो, यानी ये जो ठेले पर, यानी जो आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं आप उनको लेकर कविताएं लिखो। पान की दुकान पर बिको, यानी आप क्या है अपने आसपास के माहौल को, समाज को जानने के लिए है ऐसी पान की दुकान पर अपने साहित्यकारों के साथ आकर बैठो, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, यानी उनके साथ जो उपन्यासकार मित्र थे उनको ये सारी बातें उन्होंने बताई। कौन सी? नई कवियों के बारे में। पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई, यानी उसके मन में जो एक दर्द सा उत्पन्न कर गई। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, तो यहाँ क्या है उपमा दी गई है कि जो इतने हिमालय के जो शिखर है वो इतने ऊंचे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये ऊंचे ऊंचे जो शिखर है वो क्या कर रहे हैं बच्चों? चांद तारों से बातें कर रहे हैं। चांदनी में उजली बर्फ़ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। तो यानी जो चंद्रमा की उस समय रोशनी है वो कैसी है? हल्की सी। और उस समय जो चारों तरफ क्या है बर्फ़ है, बर्फ़ का जो सफ़ेद रंग है वो क्या है अपने आप में मचलता और जगमगाता हुआ सा दिखाई दे रहा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। यानी जब भी याद आती है तो क्या है मन में पीड़ा का अनुभव होता है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। तो यहाँ जो लेखक है वो अपनी पीछे की गई यात्रा को क्या है याद करता है, और याद करता है तो उसे वो दर्द महसूस होता है। क्योंकि वो उस दृश्य को बार बार देखना चाहता है।
सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कोसानी गए थे। तो यहाँ लेखक क्या कह रहा है, वो कहाँ गए हैं, कोसानी गए हैं। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मस्काली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। तो यहाँ जाने का जो रास्ता है वो लेखक ने बताया है कि नैनीताल से हम रानीखेत गए, रानीखेत से उन्होंने क्या है एक मोड़ ली जो कहाँ गई, कोसी को। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कहाँ जाती है, कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। तो अब लेखक किसको याद कर रहा है, कोसानी जाने के रास्ते को याद कर रहा है कि वो कितना सूखा था, पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का भी कहीं कोई नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी। जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। नौसिखिया यानी नवसिखिया, जिसने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा हो। तो एक तो पहाड़ का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और ऊपर से नया सीखा हुआ ड्राइवर, और वो इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था कि सबके चेहरे क्या हो गए, पीले पड़ चुके थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे जो कि वहाँ उतर गए। कहाँ उतर गए, उस मोड़ पे, और बस आगे कहाँ चली गई, अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लोरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। तो शुक्ल जी भी क्या है, एक अच्छे साहित्यकार हैं, लेखक है। तो उनको जब उन्होंने देखा तो उनकी जान में यानी थोड़ा सा उनको ऐसे लगा भी हाँ, हमारा कुछ तो यहाँ आना सफल हुआ। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर यानी दूर हो चुकी थी। वो इतने खुश प्रसन्न रहने वाले इंसान थे कि उनको जो भी देखता उसकी भी थकान क्या है, दूर हो जाती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है, यानी उनके साथ एक व्यक्ति और भी है। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर। तो एक व्यक्ति की उन्होंने क्या है वेशभूषा बताई है और वो क्या है अपने डील डोल से कैसे दिखते हैं उनके बारे में कहा है। क्योंकि वो उन्हें जानते नहीं हैं। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की उनकी, यानी चाल थी वो भी बड़ी अजीब सी थी। यह दुबला पतला मुझ जैसा ही सींकिया, यानी बिल्कुल ही पतले शरीर वाला, सींक जैसे पतले शरीर वाला, और उस पर आपका झूमते हुए आना। एक तो इतना पतला है ऊपर से झूमता हुआ आ रहा है तो बड़ा ही उनको अजीब लग रहा है। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, यानी शुक्ल जी को पता चल गया कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है आपके साथ में ये कौन है। हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है सेन, यानी वो कौन है, मशहूर चित्रकार है सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है और उन्हीं रुपयों से वे क्या है छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, यानी उसका जो व्यवहार था बड़ा ही अच्छा था। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, यानी आगे चलकर हमें पता चला वो किस तरह से कर्तव्य कर सकते हैं या उनकी बातों में शरारतीपन भी है। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी यानी कोसी नदी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत थे। कितनी सुंदर है ये सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी, यानी बिल्कुल हरी भरी, कितनी अच्छी लग रही है। जहाँ पे क्या है छोटी छोटी नदी है, जो कोसी नदी है उसकी भी कल कल करती हुई पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और आस में हरे भरे छोटे छोटे पहाड़ी गांव भी हैं। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। तो ये जो कोसानी जाने का उनका रास्ता है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी, यानी यहाँ तुलना दी गई है उस सड़क को किसकी, अजगर की पीठ से। जिस तरह से अजगर की पीठ उबड़ खाबड़ होती है वैसे ही वो सड़क कैसी थी बच्चों, उबड़ खाबड़।
उस पर क्या है, धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहाना था और उस थकावट के बाद उसका सुहानापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था, यानी हल्की नींद के हमें भी झटके आने लग गए थे। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें तो ये लगा कि ये तो क्या है, सूखे बड़े पहाड़ आने लगे। जो कौसानी के बारे में हमने सुना था, ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है। यानी कोसी से 18 चले और आगे हमारा 6 मील का रास्ता अभी और रहता है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य जिसके बारे में उन्होंने सुना था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। यानी उनके दोस्त ने, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की थी कि कौसानी इतना अच्छा है कि अगर कश्मीर के साथ तुलना की जाए तो भी कौसानी को ही हम क्या है, अधिक अच्छा बताएंगे। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में होता है। यानी गांधी जी ने भी अनासक्ति योग में उसकी प्रशंसा में कुछ बातें कही हुई है, लेकिन अब जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं उसको देखकर हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि कौसानी इतना अच्छा होगा भी। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है जितनी प्रशंसा हमने इनकी सुन रखी है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में शोभ हमारे चेहरे पर झलक गया। ये जो सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे, जो संदेह मुझे हो रहा था कि कौसानी इतना सुंदर तो नहीं होगा, यानी वहाँ का जो सौंदर्य है, जितना सौंदर्य हम लोगों ने सुना है, नैसर्गिक सौंदर्य, यानी वहाँ पे बड़े पहाड़ हैं, बर्फ़ गिरती है, ऐसा कुछ अभी हमने देखने को नहीं मिला। तो हम जैसे जैसे कौसानी के नज़दीक जा रहे थे, वैसे वैसे हमारा अधैर्य, यानी जो हमने धैर्य धारण किया था वो ख़त्म हो रहा था, हमारा संतोष ख़त्म हो रहा था और हमारे चेहरे पर थोड़ा बहुत दुख झलकने लगा था। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो बिल्कुल चुप थे। क्यों? उन्हें तो पता था भी कौसानी का दृश्य कैसा होगा। सहसा बस ने एक लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में क्या है, जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। तो अब लेखक और कहाँ पहुँच गए? कौसानी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नामो निशान नहीं। लेखक ने यही सुना था वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है, जिस वजह से वो क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन वो तो गांव बिल्कुल ही उजड़ा और रूखा सूखा सा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल ठगे गए हम लोग तो क्या अपनी आँख को ठगे हुए से महसूस करने लगे। कितना खिन्न था मैं, यानी मैं बड़ा ही परेशान हो गया। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। यानी मन नहीं था बस से उतरने का। क्योंकि कौसानी का सौंदर्य तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं बस से उतरा और जैसे ही मैं उतरा तो मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया, यानी मैं जैसा था वैसे ही खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कलियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते हैं, यानी जो देवताओं की जातियां हैं वो यहीं तो रहती होगी। उन्हें क्या है, वहाँ पर स्वर्ग लोक का सदृश्य मालूम हुआ। 50 मील चौड़ी है घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू सी शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार। तो अब ये जो कलियूर की घाटियाँ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे कैसी तो सड़कें हैं और उनके किनारे पर कैसे सफ़ेद पत्थर लगे हुए हैं और कैसी वहाँ पर क्या है, जो सुंदर गेरू सी शिलाएं काटकर बनाए गए लाल रंग के रास्ते हैं। मन में बेसाख्ता यही है। यही अचानक से विचार आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। जो उधर रास्ता था, जो सड़क था, उसके किनारे पर जो बेलें थी वो लड़ियाँ सी लग रही थी नदियों की, यानी उनमें ऐसे आपस में एक दूसरे से गूंथी हुई सी लग रही थी। तो उनको देख के मेरे मन में अचानक यही विचार आया कि इनको मैं अपनी कलाई में लपेट लूं और अपने माथे से लगा लूं।
अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ का जो सौंदर्य था, जो साफ सुथरा था, ऐसा था, हमें तो ऐसे लग रहा था कि हमें तो अपने पैर पोंछ के ही आगे जाना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ भी नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर यानी अचानक से फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा, यानी आश्चर्य हुआ। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो कि अटल है, यानी जो कि हिल भी नहीं रही है। यह छोटा से बादल के टुकड़ों सा कैसा अजब रंग है इसका, ना सफ़ेद, ना रुपहला, ना हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता है। तो यहाँ लेखक ने देखा कि छोटे छोटे जो बादल आसमान में तैर रहे हैं, उनके बीच में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि अटल है। क्यों, बादल तो हवा के साथ इधर से उधर उड़ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा वो क्या था, उसी स्थान पर उन्हें दिखाई दे रहा है। यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं है। बर्फ़ नहीं तो ये क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है बच्चों। तो उसे वो शिखर किसका दिखाई दे रहा था? हिमालय का। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वरूप वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। तो यानी वो जो एक शिखर दिख रहा है, उसे उपमा दी गई है किसकी? जैसे बादल रूपी क्या है, घर है, उसकी जो खिड़की है उसमें से वो झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, यानी खुश होकर मैं चीखने लगा, बर्फ़ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया, यानी बादलों के अंदर वह शिखर फिर छिप गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया हो, यानी किसी ने उस बादल रूपी खिड़की से उसे वापस अंदर खींच लिया हो। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना जाए। तो उस शिखर को किसकी तुलना दी गई है? बालक की। कि जिस तरह से बालक खिड़की से बाहर देखता है बच्चों, तो ऐसे लगता है कि बच्चा कहीं बाहर गिर ना जाए, तो उसे हम अंदर खींच लेते हैं। वैसे ही उस शिखर को भी किसी ने अंदर खींच लिया हो। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गए, यानी जो निराशा मेरे में पहले छा गई थी वो अब सब दूर हो चुकी थी। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे, फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा निरावर्त, यानी बिल्कुल हमारे सामने हमें दिखाई देगा। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, यानी मुझे ऐसे लगा भी अचानक से फिर मेरे सामने हिमालय का शिखर आएगा, तो मेरा दिल क्या है, ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। शुक्ल जी शांत थे और केवल मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अभिप्राय था कि इतने अधीर थे कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। तो शुक्ल जी ने मन ही मन ऐसे लगा जैसे बोला हो कि अब तुम्हें समझ आ रहा है कोसानी कैसा है। डाक बंगले के खान सामे ने, यानी जो खाना बनाने वाला है, उसने बताया कि आप लोग बड़े खुश नसीब हो साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी, लेकिन आपके तो आते ही बर्फ़ गिरने के आसार दिखने लगे। सामान रख दिया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे। क्यों? क्योंकि वो उस दृश्य को देखना चाहते थे। उमड़ते घुमड़ते बादल और उन बादलों के बीच में हिमालय के शिखर, और एकाएक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए शिखर की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी हमें, यानी दिखाई देने लगी थी। और फिर सब खुल गए, यानी बादल छंट गए और मौसम बिल्कुल साफ हो गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला, यानी हिमालय के बारे में ये बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। यानी मैं अपने उस समय जो मैंने महसूस किया उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ़ की सिल के सामने खड़े होने पर मुँह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही
हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। यानी इस समय जो हमारे सामने ठेले पर जो बर्फ़ लदी हुई है उसकी जो ठंडी हवा से क्या है हमें शीतलता महसूस हो रही है, वैसी ही शीतलता हमें वहाँ हिमालय पर भी महसूस हो रही थी। तो सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद यानी उसके मन में जो विचार चल रहे थे सारे ताप वो क्या है नष्ट हो गए थे। क्यों? पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा है। यानी ऐसा माना जाता है कि त्रिताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी हमारी शारीरिक जो कष्ट है, दैविक यानी देवताओं से संबंधित जैसे कोई महामारी है, बाढ़ है, भूकंप है, और भौतिक कष्ट यानी हम संसारिक जीवन जो जीते हैं, हमारा जो मोह होता है किसी से, तो उसमें जो हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो तीनों ताप हैं उसे शमित करने के लिए यानी उसे दूर करने के लिए वे क्यों हिमालय आते थे। यानी जो पुराने साधक थे वो हिमालय किस लिए जाते थे? अपने तीनों तापों को दूर करने के लिए। यह पहली बार ही मेरी समझ में आया था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ, यानी मेरे मन में उठा कि कितनी कितनी पुरानी है ये हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाली अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है, यानी इन शिखरों पर बर्फ जमी हुई है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, एटर्नल स्नो, यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाली बर्फ। अब क्या है, सूरज ढल रहा था बच्चों। सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हूँ हूँ करते हुए बहते रहते हैं। तो बच्चों इतने ऊंचे शिखर है, इतनी सुंदर बर्फ है, तो उनको देखकर मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि क्या पता कभी कोई मनुष्य इन शिखरों पर चढ़ा भी होगा, या सिर्फ तेज हवा के साथ या बर्फ की जो आवाज़ है वो ही गूंजती रहती होगी। अब बच्चों सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, यानी जो प्रकाश था वो कैसा प्रतीत हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि केसर बह रही हो। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ गहरी पीली हो गई। तो अब जो चंद्रमा की जो लालिमा है उससे ऐसे लगने लगा कि लाल फूल खिल रहे हैं, और घाटियाँ जो क्या थोड़ा सा और कालापन बढ़ा तो ऐसे लगने लगी जैसे उन पर पीलापन छाने लग गया। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुँह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका सब कुछ छिन गया हो, यानी किसी से बात करने के लिए हमारे पास जैसे कुछ भी था ही नहीं, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया जिससे क्या है हम अपने अंदर ही समा लेना चाहते हैं और उसमें खो जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं थे उस दृश्य के बारे में बात करने के लिए। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे कि हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया? इस हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। तो जो लेखक है वो सोच रहा है कि इस हिमालय या इस दृश्य को देखकर बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेरा मन क्या है बिल्कुल ही शांत हो गया बच्चों। क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या लिखे। उसके मन में तो कोई एक शब्द भी नहीं है, कविता तो दूर की बात है। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष, यानी उनके आगे। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो क्या है छंट रहे थे, यानी मन के अंदर जो शंका थी वो दूर हो रही है। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती दे रहा है कि हिम्मत है ऊंचे उठोगे, यानी अगर आपके पास हिम्मत है यानी उठने की, अपनी सोच को बढ़ाने की, तो कोशिश करो आप भी अवश्य ऊंचे उठोगे।
और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गाने लगा। जैसे तंद्रा टूट गई, यानी जो विचार मेरे मन में गूंज रहे थे वो अब खत्म हो चुके थे और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चे की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक है, यानी बिल्कुल ही आश्चर्यचकित है कि यह भगवान क्या 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 करतूत इस हिमालय में होता है। यानी पल पल हिमालय का जो सौंदर्य है वो बदल रहा है। इस पर हमारी हंसी बिल्कुल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगे, यानी सिर के बल खड़े हो गए। पूछा गया तो बोले, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेंगे, यानी हम नए तरीके से, नए नज़रिए से हिमालय को देखना चाहते हैं। बाद में मालूम हुआ कि वह मुंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज़ है। तो बच्चों, जो आज के चित्रकार हैं वो क्या है, उनका नज़रिया अलग ही है और कहने लगे, ओ सब जीनियस लोग, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया देखता है, इसी से हम भी सिर का बल खड़ा होकर हिमालय देखें। यानी सिर के बल क्या है, लोग तो खड़े होकर दुनिया देखते हैं, यानी ऊट पटांग से चित्र बनाते रहते हैं, तो मैं भी क्या है, सिर के बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ कि हिमालय कैसा दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ की गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जल राशि में, यानी उसका जो साफ सुथरा जल है, उसमें हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा और उसमें डूबा रहा, यानी उन्हें लगातार मैं देखता रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है, यानी मन में एक दुख का एहसास होने लगता है। कल ठेले के बर्फ़ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृति में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। यानी उन्हें क्या है, अपने बचपन के गांव की याद आ गई। मैंने तो क्या है, वहाँ पे थोड़े ही दिन का सफ़र ही किया था, और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। कभी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी जी ने नहीं कहा था। तो यहाँ जो लेखक है वो क्या है, कह रहे हैं कि हम तो क्या है, अपने संसार में आके संसारिक मोह माया फंसे रह गए हैं, लेकिन अगर हम कौसानी जैसी जगह पे जाते हैं तो हमें आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। तो इन संसारिक मोह माया में फंसा रहकर भी तो उन्हें किसकी याद आती है, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने कहा है विनय पत्रिका के अंदर कि कबहुक हो यही रहनी रहोगे, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा। यानी मैं क्या कभी भी उच्च गुणवत्ता वाले अपने उच्च आदर्श की स्थापना कर सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेज दूँ, कि मैं फिर हिमालय को ये बात कहूँ कि नहीं बंधु, कि ऐसा नहीं है कि बंधु मैं इसी संसार में या अपने जो रोज़ाना के कार्य हैं इन्हीं में उलझा रहूँगा, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, यानी मैं वहीं पर तो रहना चाहता हूँ और मेरा मन भी क्या है, वहीं पर रमता है, यानी मैं वहीं पर क्या है, खुश रह सकता हूँ। मैं करूँ तो भी क्या करूँ, यानी इस संसार में अब मेरा मन नहीं लग रहा। क्योंकि उसे तो वो ठेले पर हिमालय का जो शीर्षक उसने दिया है, वो जो ठेले पर लदी हुई उसने जो बर्फ़ देखी है, उसको देखकर उसे कोसाने की वही हिमालय के शिखर, वही बर्फ़ याद आने लग जाता है और उसे लगता है कि मुझे वहाँ फिर से जाना चाहिए। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर पेपर में प्रश्न उत्तर आते हैं तो पाठ के अंदर से ही आते हैं। अगर आपको पाठ समझ आ जाता है तो आप किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।